आज उसका सबसे बड़ा मिशन पूरा होने जा रहा था। यहां तक पहुंचने के लिए वो 100 मर्दों से मुता कर चुकी थी, यानी टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। अबाए में भी उसके जिस्म के खदोखाल की गैर मामूली खूबसूरती नजर आ रही थी, मगर कांपते हाथ पांव वो सबसे छुपा रही थी। उसने इस मंजिल पर पहुंचने के लिए 7 साल लगा दिए थे। उसकी तेज होती धड़कन तो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, मगर नर्वस होने की वजह से चेहरे के बदलते तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। और क्यों ना घबराती, वो उससे मिलने जा रही थी जिसे 3 हफ्ते दुनिया का सुपर पावर भी ढूंढते ढूंढते थक गया और आखिर में उकता कर खुराफात बकने लगा था। जी हां, वो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई से मुलाकात करने जा रही थी। लेकिन इस औरत को ईरान के सुप्रीम लीडर तक एक्सेस मिल कैसे गया? आखिर कौन थी ये? कोई मुसलमान या यहूदी, शिया या सुन्नी, फ्रांसीसी या ईरानी, जर्नलिस्ट या यहूदी एजेंट, इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह का पता देने वाली या बस इस्लाम पर रिसर्च करने वाली, ईरान के अंदर जासूसों का नेटवर्क बनाने वाली या खामनाई की अकीदतमंद कहलाने वाली? तो चलिए आज जानते हैं कि इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपना जाल कैसे बिछाया था कि ईरान के अंदर से ही ईरान पर ड्रोन फायर हो गए। कौन थी वो जो इस्राएल को ईरान में हर टारगेट की एग्जैक्ट लोकेशन बता रही थी? ईरान के बड़े लीडर्स के बेडरूम से खबरें इस्राएल की खुफिया एजेंसी तक कौन पहुंचा रही थी? ये सारी गुत्थियां सुलझाने के लिए हमें इस औरत को जानना होगा, कैथरीन प्रीज शक्ताम। जन जर जमीन, ये 3 ही झगड़े हैं। सदियों कोशिशें करने के बाद मुसलमानों की जमीन यानी बैतुल मक़दस पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया। अब वो 2 चीजों का इस्तेमाल करके दुनिया को अपना बनाना चाहता है, सन यानी औरत और जर यानी बेतहाशा पैसे का इस्तेमाल। इस परचम में ही नहीं, हमारे मुस्तकबिल में भी एक दिन सारी दुनिया तुम्हारी गुलामी में होगी। ये कहानी अभी की नहीं, सदियों पुरानी है, जिसमें सेक्स भी है और साइंस भी, सबक भी है और सजा भी। जिन औरतों को हम पाकिस्तानी कमजोर समझते हैं, इस्राइल ने उसे अपनी ताकत बनाकर ईरान के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया, आज की कहानी से आप समझ जाएंगे। और मुझे यकीन है कि इतनी दिलचस्प दास्तान सुनने के बाद सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएंगे। खैर, एक पुराना किस्सा है, जब होलोकास्ट में बच जाने वाले एक नजरियाती यहूदी के बेटे के यहां एक लड़की पैदा होती है। उस लड़की के नाना भी यहूदियों को नाजियों से बचाने के लिए बढ़ चढ़ कर लड़ते थे, यानी कट्टर यहूदी खानदान की लड़की। लेकिन आपको शौक लगेगा ये सुनकर कि ये लड़की बड़ी होकर इस्लाम कबूल कर लेती है। बताता हूं कैसे, मगर पहले ये जानिए कि इसका बाप एक सेक्युलर यहूदी था। ये लड़की साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री ले लेती है और फिर लंदन यूनिवर्सिटी से फाइनेंस और कम्युनिकेशन में डबल मास्टर्स की डिग्रियां भी ले लेती है। कितनी होनहार है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ गई, हिसाब किताब में भी पक्की हो गई, हर साला जहन से खेलना भी जानती है क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ ली है। अब क्या करेगी ये लड़की? कोई बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है। मगर अभी इन सारी डिग्रियों को कर दीजिए एक साइड में। अब यहां इस लड़की की जिंदगी में एंट्री होती है एक यमनी मुसलमान की। दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी में ही होती है। कुछ वक्त साथ गुजारा और दोनों ने शादी कर ली। ये 2004 था। शादी के कुछ अरसे बाद ये लड़की इस्लाम कबूल कर लेती है। जी हां, सब बहुत खुश हुए। मगर एक मिनट, एक ऐसे खानदान की लड़की जिसके दादा और नाना नाजी जर्मन से लड़ने वाले और होलोकास्ट में सरवाइव करने वाले थे, ऐसी सेहोनी लड़की के इस्लाम कबूल कर लेने पर किसी को ताज्जुब ना हुआ। खैर, इस पेयर के 2 खूबसूरत बच्चे भी हो गए। इस लड़की ने इस्लाम के बारे में एक एक चीज जानना शुरू कर दी। भाई, अब मुस्लिम जो ठहरी थी, सब पता होना चाहिए था। मगर यहां एक मसला था, इस लड़की ने सुन्नी इस्लाम कबूल किया था। इसे मैं मसला क्यों कह रहा हूं, अभी आगे जाकर आपको समझ आ जाएगा। खैर, सन 2024 आ गया। इधर नए साल का सूरज तुलू हुआ था, उधर इस लड़की के घर में जैसे बदगुमानियों की आग बरसने लगी। दोनों मियां बीवी में बन नहीं रही थी। 10 साल रिश्ता अच्छा चला, मगर ना जाने अब क्या हो गया था। मैं बताता हूं। अब उसे ये रिश्ता तोड़ना था।
ताकि नए रिश्ते जोड़ सके। लेकिन यहां नहीं, मिशन ईरान में, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं, कैथरीन प्रीस शक्ताम ही थी, जिसने 2014 में अपने यमनी शौहर से तलाक ली, अपना फिरका सुन्नी से शिया में बदला और ईरान निकल गई। सेहोनी से सुन्नी और अब एक ईरानी मोमिना। ये तो कुछ भी नहीं, अभी रूप और कई बदलने थे, बल्कि इस रूप के तो जलवे भी बिखरने थे, ऐसे कि बड़े बड़े कमांडर्स पिघलने थे। मगर अपनी खूबसूरती का जादू चलाने से पहले उसने मजहब का तीर चलाया, वो भी अपने कलम से। जी हां, यहां वो एक जर्नलिस्ट के रूप में आई थी, एक ऐसी जर्नलिस्ट जो विलायत फकीह की वफादार है, जिसका कलम ईरानी इनकलाब की हिमायत में ऐसी तहरीर लिखता है कि पढ़ने वाले के दिल में इनकलाब के दीप जल जाते हैं। सबकी नजर में वो बड़ी अकीदतमंद बन गई, और अकीदत ही वो चाबी थी जिससे वो बंद दरवाजे खोल सकती थी। 2015 से 17 के दौरान सिर्फ 2 साल के अरसे में वो ईरान की बड़ी सहाफी बन गई थी। पहले तो राइट विंग की न्यूज एजेंसियां जैसे मशरिक न्यूज, तस्नीम न्यूज, महर न्यूज के लिए लिखा, मगर फिर उसकी कलम की स्याही रंग ला रही थी, क्योंकि वो इनकलाब के गुन गा रही थी। फिर क्या, कुछ ही अरसे में वो ईरानी सुप्रीम लीडर की वेबसाइट khamenei.ir में बाकायदा मुसन्निफ बन गई। अब तेहरान टाइम्स और प्रेस टीवी के लिए भी लिखने लगी। इस दौरान में कैथरीन ने 2 बड़े इंटरव्यूज भी कर लिए। अब करबला से कुम और वहां से मशहद तक वो सबका भरोसा जीत गई थी। सिर्फ आम लोग ही नहीं, खास के लिए भी वो खास होती जा रही थी। इस अरसे में उसने 2 ऐसी किताबें लिखी जिसके अल्फाज उसकी विलायत फकीह से अकीदत और उसके शिया होने की गवाही दे रहे थे। मगर कौन जानता था वो अल्फाज जो लोगों के दिल में उतर रहे थे सब झूठो फरेब था। ये किताबें थीं अरबियाज राइजिंग अंडर द बैनर ऑफ द फर्स्ट इमाम और फ्रॉम मक्का टू द प्लान ऑफ करबला, वॉकिंग विद द हॉली हाउस होल्ड ऑफ द प्रॉफिट। इख्तिदार के आला ऐवानों में भी यही किताबें डिस्कस हो रही थी, और यही वो मजहबी जज्बा था जिसकी वजह से बड़े बड़े दरवाजे उसके लिए खुलते गए। लेकिन अब दिमाग के बाद उसने दिलों पर कब्जा करना था, क्योंकि वो पेनिट्रेट तो कर गई थी मगर राज नहीं जान पा रही थी, जो सिर्फ पासदाराने इनकलाब, कमांडर्स और बास सियासी वजीरों को पता थे। राज कि क्या ईरान जौहरी कुव्वत बनने जा रहा है, कहां है उसकी तंसीबात, साइंसदान और खुफिया रिसर्च सेंटर कहां हैं, हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, और सबसे बढ़कर सुप्रीम लीडर तक पहुंचना। इन सब बड़े राजों से पर्दा उठाने के लिए उसने इस्तेमाल किया अपनी खूबसूरती का। जी हां, मुता यानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। वो एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करती जा रही थी। ईरानी ताजिर, इनकलाबी प्रोफेसर्स, पासदाराने इनकलाब के ऑफिसर्स, कमांडर्स या फिर वजीर। दावा किया जाता है कि कैथरीन ने 100 मर्दों को मुता की ऑफर की थी। अब उसके लिए बड़ी बड़ी शख्सियात के बेडरूम के दरवाजे खुल चुके थे। सोचिए, क्या कोई शौहर अपनी बीवी से राज छुपा सकता है, और वो भी उससे जो एक जासूस हो, जिसका मिशन ही राज मालूम करना हो। अब इसराइल को ईरान के हसास तरीन मकामात की मालूमात मिलने लगी थी। ड्रोन का टारगेट क्या होगा, किस दफ्तर में कौन सी फाइल मौजूद है, कौन सी सड़क से खामनाई का काफिला गुजरेगा, सब। और ये सब मोसाद के सिस्टम में जा रहा था। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये अकीदतमंद, ये इनकलाब ईरान की दाई एक इस्राएली जासूस है, जो कि कई बड़े लीडर्स की बीवी बन चुकी है। बहुत सी तस्वीर में वो ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और प्रो शिया फिल्म बनाने वाले नादिर तालिबजादा के साथ मुस्कुराती नजर आती है। कैथरीन को रूसी सदर प्यूटन के अहम मुशीर अलेक्जेंडर दोगन और 2020 में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक होने वाले मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी के साथ भी तस्वीरों में देखा जा सकता है, जिनसे वो खित्ते के एक के बाद एक दौरे के दौरान मिलती रही थी।
اس کے انٹرویوز عالمی سطح پر دیکھے جاتے, انٹرنیشنل لیول پر اس کے بلاگ پڑھے جاتے. پوری دنیا کے سامنے وہ خود کو پرو شیعہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی, اور اسی کی آڑ میں وہ سارے راز اسرائیل پہنچا رہی تھی. مگر ساری دنیا ایک طرف, اس کے مشن کا فائنل راؤنڈ دوسری طرف, اور یہ بہت ہی مشکل تھا. جی ہاں, ایران کے سپریم لیڈر خامنائی سے براہ راست ملاقات کرنا. ہاں, یہ یاد رہے کہ اس کی ریولیوشن آف ایران پر لکھی گئی کتاب سے سپریم لیڈر کافی متاثر ہوئے تھے. اب وہ پاسداران انقلاب کے ان لوگوں کو بار بار خامنائی سے ملاقات ارینج کروانے کا کہتی جس سے اس کی اچھی دوستی تھی. بالآخر وہ اپنے مشن کے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئی, کیونکہ تہران سے سپریم لیڈر کا ملاقات کے لیے دعوت نامہ آ گیا تھا. فروری 2017, تہران کی سڑکوں پر ہلکی بارش ہو رہی تھی. بغیر نمبر پلیٹ اور سیاہ شیشوں والی گاڑیاں اسے تہران کے ہوٹل سے لینے پہنچ چکی تھیں. ایرانی چادر اور حجاب نے اسے مکمل لپیٹ رکھا تھا. اسے گاڑی کی پچھلی نشست پر پاسداران انقلاب کی 2 خواتین کے درمیان بٹھایا گیا. جیسے کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا, اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. بار بار اپنا عبایا درست کر رہی تھی. کپ کپاتی انگلیوں سے انگلیوں کی انگوٹھیاں سیدھی کر رہی تھی, اور دل ہی دل میں اپنے اندر پیدا ہونے والے خوف کو مار رہی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج وہ اس سے ملنے جا رہی ہے جسے کچھ لوگ نائب امام مانتے ہیں. جی ہاں, آیت اللہ علی خامنائی. ویسے ان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں نے یہ ڈاکیومنٹری بنا رکھی ہے, یہ ویڈیو مکمل ہونے کے بعد دیکھ لیجئے گا. مگر ابھی اس امپورٹنٹ سین پر نظر رکھیے, کیونکہ یہ بہت اہم ملاقات تھی. اس کے بعد ہی کیتھرین پر کابینہ کی تمام مذہبی شخصیات کا اعتماد اور بڑھ جائے گا. کمانڈرز کیتھرین کو ایک صحن میں لے کر گئے جہاں درخت ہی درخت تھے. وہیں سے اسے ایک بیٹھک میں لے جایا گیا جہاں خوبصورت نقش و نگار والے قیمتی قالین بچھے تھے. بیٹھک میں خمینی اور خامنائی کی تصاویر بھی لگی تھیں. کیتھرین نے سوچا تھا کہ یہ جگہ شاید کسی صدارتی محل جیسی ہوگی, لیکن یہ بہت سادہ تھی. وہاں عربی طرز کے صوفے اور فرش پر کشن تھے. اسے ایک گلاس میں میٹھی چائے اور کھانے کے لیے اخروٹ پیش کیے گئے. وہ ایک ایک چیز باریک بینی سے نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلچل شروع ہو گئی. خامنائی کو اپنے پاس آتا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. وہ ادب میں کھڑی ہوئی تو خامنائی نے کیتھرین کو ایک مترجم کے ذریعے فرش پر بیٹھنے کو کہا اور خود مسند پر بیٹھ گئے. کیتھرین کو پہلے ہی خبردار کیا گیا تھا کہ وہ خامنائی کی طرف آنکھ ملا کر نہ دیکھے اور جب تک وہ کوئی سوال نہ پوچھیں بات نہ کرے. خامنائی کو بتایا گیا تھا کہ کیتھرین ایک مکمل نظریاتی شیعہ مذہب اختیار کر چکی ہے. یہی نہیں, کیتھرین کی تحریر کی کامیابیاں بھی ان کے علم میں تھیں. کیتھرین دعویٰ کرتی ہے کہ خامنائی نے اسے اس جنگ عظیم کے بارے میں بتایا جو مستقبل میں لڑی جائے گی. خامنائی نے شیئر کیا کہ وہ کس طرح مسجد اقصی کو یہودیوں سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. آدھے گھنٹے بعد ایرانی رہنما اچانک اٹھے اور چلے گئے. خامنائی کی ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے جاتے ہی کیتھرین کو یوں لگا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو. اتنی زیادہ پینیٹریٹ کرنے کے باوجود اس میں گھبراہٹ تھی کہ کہیں اس کا پول نہ کھل جائے. مگر اس کا امپاسبل مشن کمپلیٹ ہو چکا تھا. اب اس ملاقات کے بعد کیتھرین ایران میں ہیروئن بن چکی تھی. اخبارات میں نام, ٹی وی پر انٹرویوز, خامنائی.ir پر مضامین اور مذہبی حلقوں میں اس کا تذکرہ. 2017 سے 2022 تک 5 سال ایران میں کیتھرین کی طوطی بول رہی تھی. ہر مقام, ہر خفیہ جگہ پر اس کا ایکسس تھا, اور اس کے ایکسس کا مطلب ہے اسرائیل وہاں موجود تھا. کیونکہ وہ سب کچھ صرف اس کی 2 آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھیں, بلکہ اس کی آنکھوں سے موساد کو پورا ایران نظر آ رہا تھا. اب اسرائیل کے ایکشن لینے کا وقت آ گیا تھا اور کیتھرین کے اپنے چہرے سے نقاب ہٹانے کا. اسے ایران چھوڑنا تھا. 2022 میں وہ فرانس کے لیے نکل رہی تھی کہ ایئرپورٹ پر اسے روک لیا گیا. انٹیریئر منسٹری کے ایک آفیسر نے اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی, مگر کچھ نہ مل سکا اور وہ فرانس کے لیے اڑ گئی. اب ایران کے چوکنے کا وقت آ گیا تھا.
फरवरी 2022 द टाइम्स ऑफ इसराइल पर कैथरीन का एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें उसने लिखा, मैंने ईरान को अंदर से देखा और अब मैं वापस आ चुकी हूं। मैंने इस्लाम सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन के लिए कबूल किया और विलायत सिर्फ रसाई के लिए। ईरान में जैसे जलजला आ गया, मजहबी इदारे हिल गए, कैथरीन के इंटरव्यूज डिलीट किए जाने लगे, टीवी चैनल से फुटेज गायब कर दी गई और जिन लोगों से उसने मुता किए, मुलाकातें की, दोस्तियां बनाई, वो सर पकड़कर बैठ गए। तब ईरान को अंदाजा हुआ कि ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं थी, ये तो डिकेड्स लॉन्ग मिशन था जिसने उनके मुकद्दस सिस्टम को अंदर से लीक कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। उसके दिए गए नक्शे, रास्ते और चेहरे अब मोसाद के कंप्यूटर्स में महफूज थे। वो क्या करके चली गई थी, कुछ ही वक्त बाद उसके असरात दिखाई देने लगे। 31 जुलाई 2024 तेहरान की एक महफूज समझी जाने वाली इमारत पर अचानक ड्रोन हमला हुआ और सिर्फ 8 सेकंड में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया। Con BBVA ottieni il 3% di remunerazione e di cashback per 6 mesi senza vincoli. Avanziamo. शहीद कर दिए गए। अभी ईरान सोग में ही था कि सिर्फ 2 माह बाद 27 सितंबर 2024 को बैरूत के जुनूबी इलाके में एक और खतरनाक ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह अपने खुफिया कमांडर सेंटर में मारे गए। दोनों हमले अलग अलग ममालिक में हुए, अलग अलग ग्रुप के सरबराहान पर किए गए, मगर एक चीज सेम थी, टारगेट की लोकेशन 100% दुरुस्त थी। ऐसी दुरुस्त की, ऐसी एक्यूरेसी, ऐसा रियल टाइम इंटेलिजेंस फीड जो सिर्फ सैटेलाइट से नहीं, किसी अंदर के बंदे से आ सकता है। सवाल फिर वही, कौन दे रहा था इसराइल को ये लोकेशन? तब एक नाम फिर मीडिया पर गर्दिश करने लगा, मोसाद की अंडर कवर एजेंट कैथरीन प्रीस शक्ताम। मगर वो तो 2022 में ईरान से निकल चुकी थी, तो फिर ये सब कैसे? तब एक थ्योरी सामने आई जिसे कोई साबित तो ना कर सका, मगर सबने संजीदगी से इसे जरूर लिया। कैथरीन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेकर नहीं गई थी, बल्कि अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ गई थी जो उसके प्लांटेड ख्यालात, नक्शे और निशानात को वक्त आने पर एक्यूरेट करते हैं। यानी ये जंग नजरियात, जहन और एतमाद की थी। फिर 13 जून 2025 को जो हुआ, उससे जाहिर हो गया कि ईरान के अंदर इसराइल का जासूसी निजाम खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। 27 जून के एक इसराइली जनरल के बयान के मुताबिक इसराइल ने ईरान के 30 सीनियर सिक्योरिटी चीफ और 11 सीनियर न्यूक्लियर साइंसदान कत्ल किए, 900 से ज्यादा टारगेट्स निशाना बनाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल के पास मैप इनिशियली हमलों में बिल्कुल दुरुस्त था। हर टारगेट की लोकेशन प्री प्लान्ड, एक्योर और रियल टाइम थी। इसकी वजह सिर्फ सैटेलाइट नहीं हो सकती, बल्कि अंदरूनी नेटवर्क और जासूसों का डेटा था। वो बात अलग है कि अंदर से हमला होने के बावजूद ईरान ने हार नहीं मानी, बल्कि इसराइल पर ऐसा जवाबी वार किया कि इन्फिल्ट्रेट करने के बावजूद वो घुटनों के बल गिर गया। मगर क्या अब ईरान अपने अंदर से मोसाद और रॉ के जासूसों का सफाया करने के लिए झाड़ू फेरेगा? दूसरी तरफ कैथरीन अपने इंटरव्यूज और बयानात में कहती है कि वो मोसाद की जासूस नहीं, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और इसलिए उसने इस्लाम कबूल किया ताकि जान सके कि ईरान के अंदर क्या चल रहा है। वो बात अलग है कि मोसाद ने जो पूछा वो तोते की तरह बता दिया। क्या कहिए, हर जासूस कामरान फरीदी जैसा थोड़ी होता है कि खुलकर बता दे कि हाँ वो स्पाई है। जाने से पहले बता दूं कि ये इजरायली जासूस तो ईरान के कमांडर्स के घर घुसी थी, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके घर। भाई आपकी सोच यहां बैठे बैठे तो बदल नहीं सकता, उसके लिए आपके घर आना पड़ेगा, आपके घर वालों को समझना पड़ेगा और आपको समझाना पड़ेगा। इसीलिए नजर रखिएगा, जुलाई के इसी महीने में थिंक बैक टू बैक आपके घर का कंटेंट फेंकने जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके स्वागत नहीं करोगे हमारा?